नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक मिश्रा। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में नेताओं के बिगड़े बोल की बयार बह रही है। कहीं निजी हमले हो रहे हैं तो कहीं नेता एक दूसरे पर ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं कि नेताओं के बयान ही चुनाव के मुद्दे बन रहे हैं। और दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस ने मुद्दे सेट कर दिए हैं। वीडियो मैसेज वायरल किए जा रहे हैं तो पोस्टर वॉर भी छिड़ा हुआ है। और वहीं कई सीटों पर राजनीतिक समीकरण पल पल में बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं उपचुनाव प्रतिष्ठा का है तो बड़े चेहरों के जरिए भी समीकरण साधने की जुगत में राजनीतिक पार्टियां नजर आ रही है। तो आज उपचुनाव के चक्रव्यूह में देखिए इन्हीं तमाम मुद्दों से जुड़ी खबरें उपचुनाव के चक्रव्यूह में। उपचुनाव के दंगल में अब दिग्गजों को भी उतारने की तैयारियां हो रही हैं। और ये वो चेहरे हैं जिन पर दोनों ही दल देश भर में दांव लगाते हैं। कांग्रेस ने तय किया है कि महाराज को उनके गढ़ में उन्हीं के पुराने खास दोस्तों के जरिए यानी उनके साथी के जरिए घेरा जाए। एक नाम है सचिन पायलट और दूसरा नाम प्रियंका गांधी का। इसे कमलनाथ का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि यह मास्टर नहीं, डिजास्टर स्ट्रोक है। उपचुनाव में नाथ का एक और मास्टर स्ट्रोक। चुनावी रण में प्रियंका पायलट उड़ाएंगे कांग्रेस। महाराज का किला फतेह करने की तैयारी। सचिन करेंगे गुर्जर वोटों में पार्टी के लिए सेंधमारी। मध्य प्रदेश की सियासत में उपचुनाव 2018 की विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा अहम माने जा रहे हैं। अभी तो 28 सीटों के इस दंगल में कांग्रेस बीजेपी के बीच आर पार की जंग जारी है। इस लड़ाई को जीतने के लिए कांग्रेस हर वो पैतरा अपना रही है जो उसे वापस सत्ता के शिखर तक पहुंचा सकता है। इसी कड़ी में कमलनाथ ने एक बार फिर मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी उपचुनाव के दंगल में दम भरती नजर आएंगी। प्रियंका गांधी का पूरा फोकस ग्वालियर चंबल अंचल पर होगा। प्रियंका सड़क के रास्ते आगरा से धौलपुर होते हुए मुरैना पहुंचेंगी। कांग्रेस महासचिव अंबाह, दिमनी, मेहगांव, गोहद और ग्वालियर पूर्व में रोड शो करेंगी। प्रियंका ग्वालियर, डबरा, भांडेर में भी रोड शो और सभा करेंगी। सूत्रों के मुताबिक मां पीताम्बरा के दर्शन करने के बाद प्रियंका गांधी झांसी होते हुए वापस दिल्ली लौटेंगी। एआईसीसी से भी ऐसा कोई आधिकारिक रूप से कोई भी पत्र पीसीसी में नहीं आया है, पर हाँ हो सकता है संभवतः वो आएंगी, क्योंकि कांग्रेस की बहुत मास लीडर हैं और उनके आने से 16 सीटों पे सीधा फायदा मिलेगा। प्रियंका गांधी के साथ ही राजस्थान के कद्दावर नेता सचिन पायलट भी प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करते नजर आएंगे। पायलट को कांग्रेस सिंधिया के गढ़ में उनकी काट की तरह इस्तेमाल करने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उपचुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में सचिन पायलट को भेजने की मांग आलाकमान से की है। पायलट के सहारे कांग्रेस गुर्जर वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। प्रदेश में करीब 40 लाख गुर्जर मतदाता हैं। उपचुनाव वाली 28 में से 24 सीटों पर गुर्जर समुदाय का प्रभाव है। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों में से कई सीटों पर सीधा प्रभाव डालते हैं गुर्जर मतदाता। मुरैना जिले की 5 सीटें गुर्जर बाहुल्य मानी जाती हैं। मुरैना सीट में करीब 65,000 गुर्जर मतदाता है तो सुमावली में करीब 35,000 गुर्जर मतदाता है। गुर्जर समुदाय को साधने के लिए बीजेपी ने एंदल सिंह कंसाना को कैबिनेट मंत्री बनाया है। कांग्रेस जहां प्रियंका और पायलट के चुनावी महासंग्राम में उतरने को लेकर उत्साहित है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की इस रणनीति पर तंज कसने से नहीं चूक रही है। मध्य प्रदेश के आगामी 28 उपचुनाव में सचिन पायलट, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री राजस्थान के, वो मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में प्रचार में उतरेंगे और उनका अपना एक प्रभाव है। पूर्व में भी वे मध्य प्रदेश में चुनाव में अपना समय दे चुके हैं। सचिन पायलट से कोई फर्क नहीं पड़ा। खुद की हालत क्या हुई सचिन पायलट की वहाँ कांग्रेस में, और इसलिए कांग्रेस ने कांग्रेस के नेताओं का विश्वास खो दिया, जनप्रतिनिधियों का विश्वास खो दिया। अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी विश्वास कांग्रेस पे नहीं रहा और जनता का तो है ही नहीं। अरे प्रियंका नहीं, सब आ जाए, नेहरू जी भी आ जाए, जिंदे होकर तो भी कुछ नहीं होना।
उम्मीदों का उपचुनाव लड़ रही कांग्रेस चुनावी बैतरणी पार करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। कमलनाथ, प्रियंका गांधी और सचिन पायलट को बुलाकर सिंधिया को उनके गढ़ में घेरने की रणनीति बना रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या इन दिग्गजों को रण में उतारकर कांग्रेस महाराज का किला फतेह कर पाएगी। जुगल किशोर शर्मा के साथ बासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। पायलट और प्रियंका को चुनाव के रण में उतारकर कांग्रेस गुर्जर समाज को साधने की कोशिश में है। इधर बदनावर में भी मुखिया समाज की जाति को लेकर अटका मामला तूल पकड़ रहा है। दोनों ही राजनीतिक दल समाज को हक दिलाने का भरोसा दे रहे हैं। वो कौन सा हक है जो मुखिया समाज चाहता है, देखिए रिपोर्ट। उपचुनाव में मुद्दा बनेगी मोगिया समाज की जाति। बीजेपी कांग्रेस दोनों दे रही जाति के मुद्दे को तूल। जाति से जीतेगी कांग्रेस या फिर खिलेगा फूल। बदनावर में मोगिया समाज की जाति का अनसुलझा मामला उपचुनाव में बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है। दरअसल आज़ादी के बाद से अब तक मोगिया समाज की जाति का मुद्दा अनसुलझा हुआ ही है। सरकार ये तय नहीं कर पाई कि मोगिया समाज आदिवासी है या फिर दलित। किसी घर में पिता के आदिवासी होने का जाति प्रमाण पत्र बना है तो बाद में उसके बेटे को दलित जाति प्रमाण पत्र थमा दिया गया। 15 साल से मोगिया समाज अपनी जाति को लेकर संघर्ष कर रहा है। कई बच्चों के जाति प्रमाण पत्र नहीं बने तो स्कूल में दाखिला कराने में परेशानी आ रही है। समाज के लोगों का कहना है कि कई बार आवेदन भी दिए लेकिन कोई हल नहीं निकला। समाज की मांग है कि उन्हें आदिवासी समाज का जाति प्रमाण पत्र दिया जाए। सर, जाति प्रमाण पत्र के लिए ऐसा है कि बहुत परेशानी करना पड़ रही है सर। वो एक लड़के का सर वो एसटी का आदिवासी का है सर, और एक लड़के का वो एससी का बना दिया इन हरिजन का सर, है ना। तो सर उसमें बच्चे को भर्ती करने के लिए जाए स्कूल में, वहीं परेशानी सर। बोलते हैं सर अधिकारी लोग के एक का तो वो तुम लिखावा के लाओ, है ना। तो सर अब कैसे क्या करूँगा, मैं तो बहुत परेशान हो गया सर। माननीय उच्च न्यायालय युगलपीठ के आदेश एवं प्रशासन समिति के आदेश के बावजूद भी यहाँ का प्रशासन मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि मोगिया जाति को किसी एक वर्ग में अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र दिया जाए, ताकि दोनों भाई भाई में मतभेद न हो, बाप बेटे में मतभेद नहीं हो। एक भाई को हरिजन का दिया जा रहा है, दूसरे भाई को आदिवासी दिया जा रहा है। मेरे उदाहरण के लिए मेरे 4 बच्चे हैं, उसमें से 3 को अनुसूचित जनजाति आदिवासी प्रमाण पत्र दिए गए तथा एक बेटी है, उसका प्रमाण पत्र निरस्त किया जा रहा है। उपचुनाव है तो राजनीतिक दलों को मोगिया समाज की चिंता सता रही है। कांग्रेस का कहना है कि वो चुनाव में समाज की जाति का मुद्दा उठाएंगे। कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे सुनील सांखला का कहना है कि 15 साल पहले तक मोगिया समाज को आदिवासी जाति के प्रमाण पत्र दिए जाते थे, लेकिन अब दलित जाति के प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। बीते 17 साल में विधायक राजवर्धन सिंह दत्तीगांव और बीजेपी विधायक भंवर सिंह शेखावत इस मुद्दे को हल नहीं कर पाए, जिससे मोगिया समाज परेशान हो रहा है। सांखला का कहना है कि मोगिया समाज को हक दिलाने के लिए पूरी कांग्रेस उनके साथ है। अभी देखा जाता है तो पिता आदिवासी, पुत्र हरिजन, ये समस्या विगत 10 साल से राजवर्धन सिंह जी रहे, हल नहीं कर पाए। फिर भंवर सिंह जी शेखावत रहे, वो हल नहीं कर पाए। उसके बाद 15 महीने फिर राजवर्धन सिंह जी रहे, वो हल नहीं कर पाए। कि जो ये विसंगति है, जो मोगिया समाज के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है प्रदेश की सरकार द्वारा, इन्हें आदिवासी घोषित किया जाए। और अगर इन्हें आदिवासी घोषित नहीं किया गया तो आने वाले विधानसभा उपचुनाव में हम ये मुद्दा बदनावर विधानसभा में प्रमुख रूप से उठाएंगे और इनको जो मोगिया समाज को उनका हक दिलवाएंगे और उन्हें आदिवासी घोषित करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। वहीं बीजेपी भी मोगिया समाज के हकों की बात कर रही है। बीजेपी का कहना है मोगिया समाज को न्याय मिलना चाहिए और इसके लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे। मोगिया समाज हमारे आसपास निवास करते हैं। मेरी पंचायत में भी गांव है उनका मैयाखड़ी, और पास के गांव दमाना। मोगिया समाज की वर्षों से मांग है कि हमें आदिवासी का प्रमाण पत्र दिया जाए या आदिवासी माना जाए, क्योंकि इनको हरिजन भी का प्रमाण पत्र दिया जाता है और राजस्व में आदिवासी है। तो इनको एक रूपता अभी तक 1947 के बाद अभी तक यही तय नहीं कर पाया शासन कि आदिवासी एक हरिजन। चुनाव आते हैं, सरकारें बनती हैं, लेकिन मोगिया समाज की जाति का मुद्दा हल नहीं हुआ। एक बार फिर इलाके में चुनाव ने दस्तक दी है तो समाज को भी उम्मीद जागी है। राजनीतिक दल समाज के हिमायती होने का दावा भी कर रहे हैं।
लेकिन ये तो समय ही तय करेगा कि ये वादे चुनावी हैं या फिर वाकई नेताओं को इस समाज की फिक्र है। महेश पाटीदार, बंसल न्यूज, बदनावर। पल पल बदलते मुद्दे, पल पल बदलते समीकरण। मध्य प्रदेश के जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वहां हर दिन मुद्दे बदल रहे हैं, हर दिन नए समीकरण बनते और बिगड़ते हैं। अब नेपानगर सीट की बात कर लें तो 4 दिनों तक आदिवासियों ने जो आंदोलन किया वो अब यहां एक नया समीकरण तैयार कर रहा है। और इस नए समीकरण से बीजेपी और कांग्रेस खेमे में घबराहट आखिर क्यों है, देखिए रिपोर्ट में। नेपानगर में 4 दिनों तक चला आदिवासियों का ये आंदोलन चुनाव में नए समीकरण को जन्म दे गया है। आंदोलन राठिया समुदाय से जुड़े आदिवासियों ने किया था। मामला वन अधिकार पट्टों से जुड़ा था। साथ ही वन विभाग के कर्मचारियों पर मारपीट का भी आरोप लगाया गया था। आदिवासी समुदाय ने 4 दिनों तक धरना दिया और आखिरकार धरना तभी खत्म किया जब प्रशासन ने वन विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की। मगर इस आंदोलन ने बीजेपी और कांग्रेस खेमे में घबराहट पैदा कर दी है और उसकी वजह है आंदोलन के दौरान राठिया समुदाय का उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी उतारने का संकेत। अब राठिया समाज मैदान में उतरता है तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए किस तरह से मुश्किल आएंगी, आंकड़ों से समझते हैं। दरअसल नेपानगर आदिवासी बाहुल्य सीट है। इस सीट पर जातिगत समीकरणों की बात करें तो यहां कोरकू, बारेला, राठिया, गोंड, भील, पिछड़ा वर्ग और गुर्जर समाज के मतदाता हैं। कोरकू मतदाताओं की संख्या है करीब 90,000, राठिया मतदाताओं की संख्या है 85,000, बारेला 15,000, गोंड मतदाताओं की संख्या 6,000, भील 3,000 और गुर्जर मतदाताओं की संख्या है 25,000। नेपानगर में अब तक जितने चुनाव हुए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ने कोरकू समाज के उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा है। राठिया समाज पहली बार आदिवासी हितों को लेकर एकजुट हुआ है। ऐसे में दोनों पार्टियों का घबराना लाजमी है। मगर बीजेपी और कांग्रेस का कहना है कि जो चाहे मैदान में उतरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं होता, कोई समाज के दम पर या जातिवाद के दम पर हमारे देश में चुनाव नहीं होता, तो कोई फर्क किसी को नहीं पड़ने वाला है। हमको कांग्रेस पार्टी के हमारे जो साथी हैं वो हमारे साथ है और हमको कोई उससे परेशानी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उस क्षेत्र से भी भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ जीत कराएगी। और उनको अंतर सिंह बर्डे को और इनको भी लगता है कि हमारा भविष्य कांग्रेस में बचा नहीं है, तो इसलिए वो अपने भविष्य को तलाश रहे हैं और इसलिए कांग्रेस को एक चेतावनी दे रहे हैं। में नुकसान और फायदे की जरूरत नहीं है। देश में प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है। निर्दलीय से लड़े, पार्टी से लड़े, बीजेपी से लड़े, कोई भी पार्टी लड़ सकता, कोई लड़ना कोई सबका अधिकार है। और प्रजातंत्र का मतलब है कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा लोग लड़े और जो बेस्ट हो वो जीत के आए, जिसको पब्लिक पसंद करे। जाहिर है कि 85,000 मतदाता अब तक कोरकू समाज से खड़े उम्मीदवारों को वोट देता रहा है। यदि राठिया समाज ने निर्दलीय तौर पर उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया तो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के वोटों का समीकरण जरूर गड़बड़ा जाएगा। ऐसे में राठिया समाज को मनाने की कवायद शुरू की गई है और इसीलिए 4 दिनों के धरने के बाद तुरंत ही प्रशासन की तरफ से एक्शन भी लिया गया। अब राठिया किसका साथिया बनेगा, नेपानगर में ये सवाल जरूर पूछा जा रहा है। गोपाल देवकर, बंसल न्यूज, बुरहानपुर। चुनाव में नेताओं की बयानबाजी कोई नई बात नहीं है, मगर जब ये बयान तल्ख हो जाए तो फिर मुद्दा तो बनता है। अब देखिए बिगड़े बोल की बयार में नेता एक दूसरे पर किस तरह निजी हमले कर रहे हैं। कहीं कोई एक फोटो बता दें आप जो उनके पतिदेव के साथ दिखे आपको, तो कभी उनसे ये भी प्रश्न कीजिए कि आपके पतिदेव कौन है, क्या करते हैं। ये कहना ठीक नहीं है कि वो मेरी रिश्तेदार लगती हैं। रिश्तेदार तो राजेश साहब, क्या नहीं लगता, ये क्या बोल गए? रिश्तेदारी का सवाल है। कम से कम हमला करना था तो मुद्दों पर करते, कामों पर करते। ये तो हद है। बीजेपी की उम्मीदवार और कैबिनेट मंत्री इमरती देवी पर हमला किया, वो भी निजी हमला। जरा ये तो सोच लेते कि वो भले ही बीजेपी उम्मीदवार है मगर है तो एक महिला। सुरेश राजे ने हमला किया तो हमले का जवाब भी मिला। खुद इमरती देवी ने इसका जवाब दिया। ने अपनी पत्नी के साथ खिंचाए हो तो मैं व्हाट्सएप पे डाल दे, एक आध तो मैं देख लूंगी, लेकिन वो जिस बात से जिस तरीके से इतनी हल्की बात है और गंदी बातें करते हैं वो राजनीतिक लोग नहीं होते हैं।
वो लोग बहुत हल्की बुद्धि के होते हैं और नीचता की बात करते हैं, जो लोग कभी राजनीतिक बना ही नहीं सकते। अब आखिरकार सुरेश राजे ने ये बयान दिया क्यों? दरअसल सुरेश राजे और इमरती देवी रिश्ते में एक दूसरे के समधी हैं। राजनीतिक हलकों में यह कहा जाता है। 2008 में सुरेश राजे बीजेपी में ही थे और वो इमरती देवी के सामने चुनाव भी लड़े थे, मगर हार गए। जब इमरती देवी ने डबरा से चुनाव जीता तो वो राजे को मनाकर कांग्रेस में ले आई। 2013 में सुरेश राजे ने इमरती देवी के लिए प्रचार किया था। अब इमरती देवी बीजेपी में चली गई है तो सुरेश राजे को कांग्रेस ने टिकट दिया। राजनीतिक हलकों में चर्चा यह भी है कि इमरती देवी रिश्तों का हवाला देकर सुरेश राजे को फिर से मना लेगी। बस इसी से भड़क गए राजे और उन्होंने कर दिया निजी हमला। खुद को रिश्तेदार होने से भी इनकार कर दिया। एक महिला पर की गई टिप्पणी को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया और कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया। मध्य प्रदेश की जनता महिलाओं के अपमान को कभी स्वीकार नहीं करेगी। आप चुनाव के मैदान में हैं, जनता के मुद्दों को लेकर जाइए, मुद्दों पर आधारित राजनीति कीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब मामला बिगड़ा तो राजे को एहसास हुआ कि सफाई देना जरूरी है, इसलिए बयान देने के दूसरे ही दिन सफाई दी, सॉरी बोल दिया। मगर उससे पहले अपने बयान को सही साबित करते भी नजर आए राजे। यही मैंने तो सम्मान किया है। उन्होंने पत्रकार महोदय ने मुझसे पूछा कि वो आपकी समझने लगती है, वो आपको मना लेंगी, वो आपका फार्म खिंचवा लेंगी, वो आपको चुनाव नहीं लड़ने देंगी। मैंने उनका जवाब दिया कि भाई अगर संबंधों की इतनी ही उनको अहमियत है, मैंने इसमें क्या गलत कहा है? तो अगर इसके बावजूद किसी को लगता है कि मेरे किसी शब्द से ठेस पहुंची है तो मैं सॉरी तो बोल दिया, मगर कही हुई बात वापस नहीं होती और घाव गंभीर करती है। इमरती देवी भी कुछ दिनों पहले अपने कलेक्टर वाले बयान को लेकर सुर्खियों में रही थी, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया था। यानी डबरा के दोनों ही प्रत्याशी अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। अभी तो आगाज है। उपचुनाव अंजाम तक पहुंचते पहुंचते क्या तस्वीर होने वाली है, बस अंदाजा लगाइए। जीवन में पति का अपना एक स्थान होता है। सोनीश वशिष्ठ, बंसल न्यूज, डबरा। बिगड़े बोल का सिलसिला रुका नहीं है। अशोकनगर में तो नेताओं के बिगड़े बोल का मामला थाने की दहलीज तक जा पहुंचा और आरोप प्रत्यारोप का दौर ऐसा शुरू हुआ कि मतदाताओं को बरगलाने और भड़काने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। अरुण यादव जी को कहना चाहता हूँ, ऐसे मुंह उठा के थूकोगे तो तुम्हारे ही पौधा गिरेगा। अरुण यादव जैसे दो कौड़ी के नेता इस प्रकार की बयानबाजी न करें, अपने गिरेबान में झांके। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया पिछले दिनों अशोकनगर और मुंगाबली सीट पर कार्यक्रम के आयोजन में पहुंचे तो उन्होंने अरुण यादव को लेकर ये बयान दिया था। बयान ऐसा था कि यादव समाज और कांग्रेस को भड़कने में देर नहीं लगी। यादव समाज ने इसे प्रतिष्ठा से जोड़ते हुए मंत्री का पुतला फूंकने की कोशिश की। इधर कांग्रेस ने भी अरविंद भदौरिया के बयान को आड़े हाथों लेते हुए थाने में शिकायत कर दी। आरोप लगाया कि अरुण यादव पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। किसी व्यक्ति को दो कौड़ी का कह रहा है तो इसका मतलब कोई इसकी हमें नहीं। मध्य प्रदेश के वो पूर्व अध्यक्ष रहे हमारे पीसीसी के और बहुत बड़े नेता हैं। उनके बारे में यदि अरुण यादव जी के बारे में यदि कोई शब्द ऐसे बोलते तो हमारी कार्यकर्ताओं की कोई गिनती नहीं। दरअसल अशोकनगर जिले की 2 सीटें हैं जहां चुनाव होना है। अशोकनगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है, इसलिए यहां जातिगत समीकरण मायने नहीं रखते। 2018 में भी प्रत्याशियों की छवि ही प्रभावी रही थी। दूसरी सीट है मुंगाबली। ये क्षेत्र यादव मतदाता बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए 2018 में भी यहां दोनों दलों ने यादव प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। यहां यादव मतदाताओं की संख्या करीब 40,000 है। यही वजह है कि अरुण यादव पर की गई टिप्पणी को कांग्रेस भुनाने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसलिए जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ने के बजाय केवल लोगों को भड़काकर वोट हासिल करना चाहती है। मुद्दा विहीन कांग्रेस है, इसलिए इस प्रकार के जातिगत रूप से
लोगों को भड़का के अपने वोट बैंक प्राप्त करना चाहती है। उनने किसी व्यक्ति के बारे में कुछ टिप्पणी की थी, ना कि किसी समाज के बारे में टिप्पणी की थी। यानी अब अशोकनगर में मंत्री के बयान को कांग्रेस मुद्दा बनाने में जुटी है। हालांकि ये बयान चुनाव में मतदाताओं पर कितना असर डालेगा ये पता नहीं, मगर दोनों ही दल बजाय जनता के असल मुद्दों पर बात करने के एक दूसरे पर वार पलटवार करते ज्यादा नजर आ रहे हैं। स्वदेश शर्मा, बंसल न्यूज, अशोकनगर। बिगड़े बोल के बीच मुद्दे गायब हो चुके हैं। चुनाव जीतना है तो कुछ मुद्दे तो चाहिए ही। अब राम नाम का सहारा भी लिया जा रहा है। सुर्खी विधानसभा सीट पर बाकायदा राम के साथ गोविंद सिंह राजपूत का पोस्टर लेकर समर्थक गली गली घूम रहे हैं। कह रहे हैं कि एक वोट डलेगा तो राम मंदिर में ईंट लगेगी। कांग्रेस ने इस मामले की शिकायत भी कर दी है। गोविंद को राम मंदिर का सहारा, कार्यकर्ता लगा रहे राम नाम का नारा, राम मंदिर के नाम पर मांग रहे वोट। कांग्रेस बोली झूठ पर जनता करेगी चोट। उपचुनाव से पहले प्रदेश का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। नेता बयानों के बाण से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। वहीं सागर जिले की सुर्खी विधानसभा में राम के नाम पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। दरअसल सुर्खी में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के समर्थकों का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो राम के नाम पर वोट मांगते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है, कार्यकर्ता कह रहे हैं एक वोट डलेगा तो राम मंदिर की एक ईंट लगेगी। जो उनको चुनाव चिन्ह होगा ये गोविंद भैया राम मंदिर बनवा रहा है मोदी जी, तो अपनों सब जने फूल में हो गए हैं। अपन एक वोट फूल में दे हैं तो एक ईंट लग है राम मंदिर में, पुण्य लग मिलने। गोविंद समर्थकों के वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि गोविंद सिंह से सुर्खी की जनता का मोह भंग हो गया है। वहीं गोविंद सिंह को लगने लगा है कि वो अपने दम पर चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसलिए भगवान राम के नाम का सहारा ले रहे हैं। स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी गोविंद राजपूत से जनता का मोह भंग हो गया है। अब उन्हें यह विश्वास नहीं रह गया कि वह जनता के भरोसे जीत पाएंगे, इसलिए अब भगवान का झूठा सहारा लेकर इस तरीके का प्रपंच रचने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग से निवेदन करूंगा कि वह स्वतंत्र संज्ञान ले और इस तरीके की कार्यप्रणाली को रोककर इन लोगों पर कार्रवाई करे, जिससे कि इसकी चुनाव की निष्पक्षता और आयोग की निष्पक्षता बनी रहे। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी पलटवार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि उसके लिए भगवान राम राजनीतिक मुद्दा न होकर आस्था और विश्वास का प्रतीक है। राम भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई राजनीति का केंद्र नहीं है। भगवान श्री राम हमारे लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, और भगवान चाहे राम हो चाहे राधा कृष्ण हो, सभी श्रद्धा के केंद्र हैं। इन पर राजनीति नहीं होना चाहिए। बीजेपी कांग्रेस को राम नाम पर राजनीति न करने की भी सलाह दे रही है। गोविंद सिंह राजपूत के समर्थक राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इससे पहले खुद गोविंद सिंह भी रामशिला यात्रा के नाम पर जनता का समर्थन मांग चुके हैं। विकास और किसानों के मुद्दे पर प्रदेश की सियासत में बवाल मचा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि गोविंद को राम का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है। मंदिर बनवा रहा है मोदी जी। पंकज प्रजापति, बंसल न्यूज, सागर। अपन एक वोट फूल में दे हैं तो एक ईंट लग है। इसी के साथ हमारे खास चुनावी प्रोग्राम चक्रव्यूह में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।